अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। शीरी मजारी, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, आमिर महमूद कियानी, उस्मान बुजदार, फिरदौस आशिक आवान, फयाज चौहान, महमूद खान, परवेज खटक के बाद आज पीटीआई के एक और अहम रहनुमा फरूख हबीब ने भी पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर लीं। 9 मई के ऐसे सियासतदानों ने ना तो पीटीआई छोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई जो हवाओं का रुख देखकर पीटीआई में शामिल हुए थे। पीटीआई के सियासी प्रोफाइल को 3 फेज में तकसीम किया जाए तो 1996 में वजूद में आने वाली पीटीआई को अक्टूबर 2011 तक संजीदा सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया जाता था। इससे पहले फेज में जो अफराद पीटीआई में शामिल हुए वो चेयरमैन पीटीआई की शख्सियत और उनकी सियासी सोच से मुतासिर होकर पीटीआई में शामिल हुए। दूसरा फेज 30 अक्टूबर 2011 को शुरू हुआ जब मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसे और उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर पीटीआई में बड़े बड़े नाम शामिल होने लगे। पीटीआई का तीसरा फेज 2018 का दौर था जब बड़ी तादाद में पार पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता इस जमात में शामिल होने लगे। जाहिर है वक्त मुश्किल आया तो ऐसे सियासतदानों ने पीटीआई छोड़ने में जरा देर नहीं लगाई, मगर फरूख हबीब का शुमार तो ऐसे सियासतदानों में होता है जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई का साथ उनके पहले फेज यानी पीटीआई के बुरे दिनों के दौर से देना शुरू किया। 9 मई के बाद कई अहम सियासतदानों ने पीटीआई छोड़ दी, मगर आज फरूख हबीब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई के सियासी तजादात पर जिस तरह गुफ्तगू की, इससे पहले पीटीआई को दागे मफारकत देने वाले किसी सियासतदान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। फरूख हबीब ने सानिया 9 मई के साथ साथ साइफर, चेयरमैन पीटीआई के तर्ज सियासत, तोशाखाना से ली गई घड़ियों, पंजाब में उस्मान बुजदार की नाअहल हुकूमत, बुशरा बीबी की सियासी मुदाखलत और तहरीक अदम एतमाद पर भी खुलकर बात की। फरूख हबीब जैसे एक पुराने कारकुन का पीटीआई छोड़ना इस जमात के लिए बड़ा सियासी झटका हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। सानिया 9 मई के बाद कई अहम सियासतदान पीटीआई छोड़ गए। आज फरूख हबीब ने भी राहें जुदा कर ली। तंजीमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा धचका, हसन निसार साहब, कितना अहम है? क्योंकि फरूख हबीब साहब ये खुद बैठे कह रहे हैं कि उन्होंने कितने साल गुजारे और बतौर एक तालिब इल्म उन्होंने ज्वाइन किया और तंजीमी तौर पर काम किया। एक ऐसे शख्स का जो कारकुन से एक ओहदेदार तक पहुंचा और बिल्कुल एक राइट हैंड के तौर पर साथ साथ रहा, वो आज बैठकर अपने लीडर के सियासी तजादात सामने रख रहा था और उस जमात को छोड़ रहा था। देखें आशा, बड़ी घिसी पिटी बात है। मंसूब है ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। सियासी जिंदगी एक दरिया की मानंद है जो समंदर में गिरते रहने के बावजूद अपना वजूद कायम रखता है। ये बेसिकली ये नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ सियासत बेसिकली क्या है? ये पानी की मानंद है जो कभी भाप कभी बर्फ बन जाता है। चश्मे की सूरत में आसमान की तरफ, आबशार की सूरत में जमीन की तरफ। इसके बड़े बहरूप हैं। आप इतनी नाली में पानी कर दो वो नहर हो जाएगा, आप उसको खुला बांध दोगे वो दरिया यहां तक समंदर में। सो पॉलिटिकली दूसरी बात यह है कि ये सारे लोग, नन ऑफ देम वाज अ पॉलिटिशियन, ये सारे अंडर ट्रेनिंग थे और रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रहते थे। पीटीआई बेसिकली बदकिस्मती से, हमारी तारीख है, पीपल्स पार्टी भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, कौन सी लॉजिक है मुझे बताएं आप? वाई बिलावल जरदारी है, पिदरी माशरा है, क्यों भुट्टो बिकता है? पीटीआई तो सवाए इमरान खान के किसी का नाम ही नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि वो हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। दे आर नॉन एंटिटीज। इनकी कोई हैसियत, इनका कोई वेट नहीं है। इन्होंने अगर को वेट गेन किया है तो वो पीटीआई की वजह से। अदरवाइज केड़ा मतलब वो फलाना वो जेड़ा वो लंबा जिहा है ते फवाद चौधरी ते ये मतलब फरूख हबीब इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। ही इज अ वेरी फाइन बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। यार को खुदा का खौफ करें, सीनियर हसन साहब फ़तह कलामी की माजरत शख्सियत एक तरफ ही रख दें, उन्होंने बतौर कारकुन काम किया। सर मैं पीटीआई के तंजीमी वजूद की बात करूं,
सरवाइव कर पाएगा वजूद? आगे इलेक्शन सर पर है और आज खुद वो बैठकर अपने लोगों को कह रहे हैं कि सोचो। सवाल ही नहीं पैदा होता, कायम रख पाएगा? ये कैसी बात है? जब तक इमरान खान खड़ा है और मौजूद है, पीटीआई मौजूद है यार, इनमें से किसी की कोई औकात ही नहीं। शेख रशीद शामिल नहीं है इनमें, वो तो अपनी पार्टी का नुमाइंदा था। बाकी इनमें से कौन है? ये अच्छे होंगे बुरे मैं नहीं जानता, कईयों को जानता भी हूं। मुराद सईद क्या पॉलिटिशियन यार, मतलब हमें थोड़ा सा कोई क्रेडिट देना चाहिए। मैंने ऊपर 3 फेजेस की बात की है, इसका मतलब है 2011 से पहले वाला चेयरमैन पीटीआई और जमात की हैसियत हो जाएगी फिर? आप नहीं, आपने वो जो बात की है वो भी गलत है। अच्छा, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ये याद रखना, जब तक वायबल नहीं होती को पॉलिटिकल पार्टी, आप बनाओ खा पॉलिटिकल पार्टी। इफ्तिखार की सारी जिंदगी गुजरी इसमें, बोलता भी अच्छा है, शक्ल भी अच्छी है, बनाए। एस्टैब्लिशमेंट जब तक वायबल नहीं हो जाता को बंदा हाथ नहीं रखती। फजूल बात है ये। तो ये कि जी वो हो गया तो यूं हो गया, कुछ नहीं हुआ गया, कुछ भी। इमरान है, पीटीआई है। चलें जी, चेयरमैन इमरान का निकनेम पीटीआई है, पीटीआई का निकनेम इमरान खान है। बाकी ये बेचारे तो न 3 में न 13 में, इनमें से किसी की कोई है। हाँ, जहांगीर तरीन बिल्कुल उसकी एक अपनी हैसियत थी, अब्दुल अलीम खान अपनी एक हैसियत थी, बहुत थोड़े लोग हैं। ठीक हो गया, बाकी तो लौंडे लपाटे हैं हमें। चले जी, अब सर साहब, चेयरमैन पीटीआई का अगर आखिरी ट्वीट देखें, वो अभी भी मुफाहिमत को तैयार नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हैं। जैसे ऊपर मैंने जिक्र किया, विकटें गिर रही हैं, चेयरमैन पीटीआई के साथी किसी न किसी रीजन के साथ सामने आकर और उनके तजादात को सामने रखकर बात कर रहे हैं। क्या पीटीआई, जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान खड़े हैं, पीटीआई अपनी जगह पर मौजूद है, क्या कहेंगे 96 में जब बनी तब से 11 वाले फेज में होगी, वो तो तब भी खड़े थे, मगर उनके साथ कितने लोग खड़े थे? या 11 के बाद की जिस वायबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, आप कहां देखते हैं? ये बात तो ठीक है कि इमरान खान खड़े हैं तो पार्टी खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों के जाने से फ़र्क पड़ता है। आपने अभी जो सवाल किया है ना, आपने कहा इमरान खान का आखिरी ट्वीट देखे तो अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं और मुफाहिमत नहीं चाहते। दूसरी तरफ अब अगला सवाल जो आपका है कि नवाज शरीफ मुफाहिमत कर रहे हैं तो उनका बयानिया डैमेज हो रहा है। अब देखिए ना, हम मीडिया किसी सियासतदान को किसी भी जगह सांस नहीं लेने देता। अगर वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो, मैं नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही है, करते हैं उनके सियासी ग्राउंड में खड़े उनके सियासी। आपकी तो बात नहीं की जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, कलेक्टिव मीडिया की बात कर रहा हूँ। छोड़ें, सियासी जमातें तो कहती रहती हैं हमने जितना गन डाला इस मुल्क में उस पर पूरी किताबें लिखी जानी चाहिए, और जो जहर भरा है जिसका जिक्र आज फ़ारूक हबीब ने किया है, इस पर मीडिया का और मीडिया के चलाने वालों का कितना हिस्सा है उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, और ये जहर ख़त्म नहीं होगा। तो खैर उसको इमरान खान कैश भी कर रहा है, करेगा भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर मीडिया को भी ये चाहिए कि अगर हम समझते हैं कि या इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है या नवाज शरीफ का मुफाहिमत कर रहे हैं तो वो ठीक है, तो उसको खोल के कहना तो चाहिए। हम करते ये हैं कि मेरे लाडले ने अगर खड़ा भी हो गया है तो वो ठीक कर रहा है, वो लेट भी गया तो ठीक कर रहा है, और मेरा मुखालिफ अगर खड़ा है तो भी गलत है, लेट गया तो भी गलत है। ये जो हमारी डबल स्टैंडर्ड है ना, ये मुझे इससे बड़ा इख्तिलाफ है। अब आप देखें, मैं ये बिल्कुल लौंडे लपाड़ों की जो बात की है, मैं सोच रहा था एक खातून है पीटीआई की थी, उन्होंने भी छोड़ा, मलिका बुखारी शायद उनका नाम है, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन कम अज़ कम जब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से कुछ लग रहा था कि वो अफसरदा हैं। और वो जो जिसका जिक्र हसन निसार साहब ने किया, लंबा जया इज टॉल एंड दैट्स ऑल, असद उमर नाम है उसका, और फवाद चौधरी ने भी कम अज़ कम एक्टिंग करने की कोशिश तो की ना कि हम बड़े शायद मजबूरी में जा रहे हैं। लेकिन उस्मान डार और फ़ारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, यकीन करें मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पे, और बात इन लोगों पे अफसोस नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे इमरान खान की एज कैप्टन चॉइस पे अफसोस हुआ है कि ये वो लोग थे जिनकी बुनियाद पे पूरी कौम को मुंतशर कर दिया, उनमें इख्तलाफात इतने गहरे भर दिए, नफरत भर दी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम रिश्ते करते हुए लोग पहले ये चेक करते हैं अब कि इस बंदे का या बंदी का ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है। इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है इमरान खान ने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ लोगों में,
तो ये लोग थे वो जिनके ऊपर खड़ा था। और दूसरी तरफ मैं याद कर रहा था, जब मैंने परवेज रशीद का आपको वाकया सुना चुका हूं, जावेद हाशमी पे कितना जुल्म हुआ, किस किस दौर में जुल्म हुआ, वो अपने मौकफ पे आज तक खड़े, माजूर हो गए हैं, आज तक अपने मौकफ पे खड़े हैं। ख्वाजा साद रफीक को एक टांग से उल्टा लटका के बांध दिया जाता था, 3-3 दिन उन पे तशद्दुद किया गया इस तरह का कि उनकी कमर आज तक ठीक नहीं हुई, वो झुक नहीं सकते रुकू में। तो ये लोगों ने सियासी वर्ग, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को शाही किले में ले जाके उनके साथ जो किया गया, यहाँ पे एक होते थे, उनका मुझे नाम नहीं, सुल्तान शायद उनका नाम था, पीपल्स पार्टी के रावलपिंडी में, सुल्तान पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो छोटा कद था, उनको उठा के दीवारों पे मारते थे, इतना तशद्दुद करते थे, कोई अपने मौकफ से पीछे नहीं उठा। ये होती है जो ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ऑर्गेनिक वर्कर्स होते हैं। ये जो मुफाद परस्त मतलबी लोग, शफकत महमूद जैसे मौका परस्त जो लाए जाते हैं ना, और वो जो खुसरो बख्तियार टाइप इलेक्टेबल्स और ये सारे डार और ये फरख हबीब और दूसरे, ये लोग फिर इसी तरह करते हैं, इसीलिए सियासतदान बदनाम है। तो मैं समझता हूँ असल कसूर लीडरशिप का है कि वो अपनी टीम के मेंबर चुनते कौन है। अब आपकी क्रिकेट टीम हार गई है ना, तो कलामी की माजरत, वो भी तो बैठे यही कह रहे थे कि मेरा लीडर जिसके पीछे मैं खड़ा हुआ उसकी तो अपनी बातों में, सियासी बयानिए में तजाद था, हमें कहते कुछ थे करते कुछ थे। ये तो उनके अपने कारकुन, उनके अपने ओहदेदारान बैठ कर कह रहे हैं आज। मैं फिर ख्वाजा साद रफीक की मिसाल दूंगा, जावेद हाशमी की मिसाल दूंगा, सामने बैठ के मीटिंग में नवाज शरीफ के सामने इख्तिलाफ करते थे और बाहर निकल के भी करते थे, करते ना जब इख्तिदार में थे, उस वक्त तो सब माल बनाने पे लगे हुए थे। किधर है शफकत महमूद? अब आप पूछे ना शफकत महमूद किधर है अब इस वक्त? वो इतने बड़े बड़े होते उसने लिए, जो पार्टी के अच्छे लोग थे जिनका जिक्र किया हसन साहब ने, वो उनको निकाल दिया गया पहले, जो खड़े हो सकते थे, जो स्टैंड ले सकते थे, और इस तरह के लोटों को और मतलब प्रस्तों को रखा और जरा सी गर्म हवा चली लेकिन ये ज्यादती है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ भी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कि उन पर तशद्दुद किया जाए या उनको दबाव डाल के उनको वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया जाए। पार्टी मेरा ख्याल है रहेगी, लेकिन कितना रहेगी, मैं फिर वही लिटमस टेस्ट है, पीपल्स पार्टी सर्वाइव की भुट्टो के बगैर, मुस्लिम लीग नून सर्वाइव की नवाज शरीफ के बगैर, खास तौर पे 2002 के इलेक्शन में। अभी 2024 के इलेक्शन में पता चल जाएगा पीटीआई की कितनी असल सपोर्ट है, कितनी सपोर्ट रहती है। शहजाद साहब, मकबूलियत की अगर वाहिद वजह देखा जाए, क्योंकि मैं 1996 से 2011 की बात करूं तो उसमें कोई कामयाब सियासतदान नहीं थे इमरान खान। सियासी कुव्वत बनाने में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, इलेक्टेबल्स का शामिल होना, फिर ऐसे मुखलिस कारकुनों का शामिल होना जो कि यूथ था इस मुल्क का। अब तीनों अनासिर कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं अपनी बात से, अपने बयानिए से, उस साथ से। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल अगर तंजीम भी ना बची तो फिर अच्छा, सियासत का मकसद इनका क्या था? अगर तो वज़ीर आज़म बनना था तो वो 2002 में मुशर्रफ ने उनके कहने के मुताबिक उनको ऑफ़र किया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं। उस वक्त इन्होंने नहीं कबूल किया इमरान खान साहब ने। फिर बाद में इस तरफ से उस रास्ते पे चल पड़े वज़ीर आज़म बनने के लिए। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद भी तो कुछ काम करने होते हैं ना, तो वो कुछ सोचा हुआ था। उस सियासत का वो भी हिस्सा होता है कि जब आप आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो इक़्तिदार के बाद क्या करना है। मेरा बड़ा या बुनियादी सवाल ये है कि सियासत की किस लिए जाती है? क्या आप एक नज़रियाती तौर पर सियासतदान बनना चाहते हैं? ये पब्लिक सर्विस का नाम है, आपने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के लिए मसाइल हल करने हैं, उस वजह से आप आते हैं? या ये कि आप इक़्तिदार हासिल करने आते हैं, ताकत हासिल करने आते हैं और फिर ताकत के साथ आप अपना मालो दौलत बनाना चाहते हैं? ये मकसद है आपका? तो अगर तो आपका ये मकसद है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए और मालो दौलत के लिए किया जाए, तो फिर तो वाकई में आपको बैसाखियों की ज़रूरत होती है। फिर मुफाहमत की भी बात होगी, फिर नज़रियात को लोग भूल जाएंगे, नज़रियात पीछे रह जाते हैं, मुफाहमत आगे आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको सामने नज़र जो फ़र्क आना शुरू हो जाता है। बड़ा सवाल मेरी नज़र में ये नहीं है कि फ़ारूक हबीब छोड़ के चला गया, तो फ़ारूक हबीब से पहले बहुत सारे और लोग छोड़ के चले गए और सेकेंड थर्ड टियर जो था पीटीआई का, जो पार्टी का, वो तो तकरीबन डिसमेंटल हो चुका हो। तो तंजीमी ढांचे को धचका पहुंचा, सिर्फ फर्रुख हबीब के जाने से धचका नहीं पहुंचा, मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया। वो पार्टी उस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरा जो बड़ा इंटरेस्ट ये है कि क्या पीटीआई की सियासत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई जगह बनती है कि नहीं बनती। अगर मैं मुकाबला करता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1967 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि 70 में जब लोहा गर्म था उस वक्त स्ट्राइक की, लोहा गर्म था उस वक्त स्ट्राइक की, और फिर जिस किस्म से वो एक नजरिया लेके और एक पॉलिटिकल फिलॉसफी लेके आगे चले, एक क्लैरिटी थी उसके अंदर कि वो उस किस्म की सोच रखते हैं। बहुत सारे लोग उस काफिले में मिले, कामयाब भी हुए,
मगरबी पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान बना, उस पर फिर उनकी हुकूमत भी बनी। क्या पीटीआई उस किस्म की एक पार्टी है या उस रास्ते पे चली थी? क्योंकि गैर रिवायती तो थी, रिवायती पार्टी नहीं थी, गैर रिवायती तो थी, लेकिन गैर रिवायती होने के साथ साथ फिर वो जो बाकी उसके लवाजमात होते हैं वो पूरे किए कि नहीं किए, या फिर बिखर गई रास्ते में। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो स्टार्ट था, जो शुरू था, वो भले जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी की तरह हुआ हो, लेकिन रास्ता खो गई बीच में से, पहली बात। इसलिए इसका रिकवर करना, अपने आप को कायम रखना अगले इलेक्शंस के लिए, मैंने बार बार कहता हूं इन इलेक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। 17-18 सीटें लेके हमारी पार्टियां रहती हैं असेंबली के अंदर और अगले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाती हैं। इसलिए ये कोई इस वक्त उसकी ये प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि ये पार्टी रहेगी, लेकिन पार्टी रखने के लिए कोई सोच होनी चाहिए, कोई नजरिया होना चाहिए, कोई ढांचा बनाना चाहिए। तो अगर तो वो ढांचा, इसके वोटर और वो खुद कायम है इस चीज के ऊपर और अपनी जात से आगे बढ़ के सोचने की अहलियत रखता है, फिर तो पार्टी भी बच जाएगी और सियासत भी बच जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, पीपल्स पार्टी जब तक तो भुट्टो के साथ थी उस वक्त तक तो गैर रिवायती थी। ठीक, जब भुट्टो चले गया, सीन से हट गया, तो फिर इसको रिवायती पार्टी बन के अपने आप को बचाना पड़ा। आज पीपल्स पार्टी एक रिवायती पार्टी है, नवाज शरीफ की पीएमएलएन एक रिवायती पार्टी है, जो बाकी रह गई हैं पार्टीज, ये सब रिवायती पार्टियां। क्या पीटीआई को भी रिवायती पार्टी बन के रहना पड़ेगा अगर इसको अपनी बका अजीज है? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त बताएंगे, वरना हसन साहब कह रहे हैं इमरान खान है तो खड़ा है, तो नहीं है तो नहीं होगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। इफ्तिखार साहब पीटीआई की अहलियत क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल हो गई है? अगर नजरियाती कारकुन जो कि उस वक्त में साथ थे जिस वक्त में जमात की सियासी कुव्वत नहीं थी, और फिर एक वो पॉइंट जो हसन साहब ने ऊपर बात की, वायबल पॉलिटिकल पार्टी इन फ्यूचर भी होगी, आराम से हो सकती है। बुनियादी बात मैं शुरू करूंगा, 1985 के इंतखाबात के बाद अगर कोई गैर रवायती सियासी पार्टी ने जन्म लिया तो वो पीटीआई थी। 1985 के इंतखाबात में इतना खौफनाक खेल खेला गया, इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स शुरू की गई पाकिस्तान में। उन इलेक्टेबल्स ने फिर उन कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने किले में तब्दील कर दिया और किला बंद होकर वो सियासत में शामिल हो गए। ये पार्टी थी जिसका आगाज़ गैर रवायती तौर पर था, जिसमें जो फ़ारूक हबीब जैसे लोग और इस जैसे और दूसरे नौजवान जो है शामिल हुए, और उनको पार्टी ने टिकट भी दी और वो कामयाब भी हुए और कौमी असम्बली में भी पहुँचे और सूबाई असम्बली में भी पहुँचे। तो असूली तौर पर गैर रवायती थी। मैं समझता हूँ कि जो बात हसन निसार कह रहा है कि पीटीआई के लिए धचका कोई भी नहीं है। जब तक इमरान खान है पीटीआई है, और अगर आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को उनका निशान बल्ला ना भी दिया गया तो इमरान खान जेल से जो निशान भी तजवीज़ करेगा, पीटीआई का वोटर उसी निशान के ऊपर जाके वोट डालेगा। जो मुश्किल आएगी पीटीआई को वो है कि उसके पास चूँकि तंजीमी सलाहियत इस हवाले से न थी और अभी तक नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन वोटर को कैसे पोलिंग स्टेशन पर ले जाया जाए। ये है वो इशू जो आएगा, और मुझे डर भी इसी बात से है कि उस दिन जब इलेक्शन होगा तो ये वजह फसाद बन जाएगा, क्योंकि उनके पास वो तंजीमी सलाहियत नहीं है कि वो 80,000 के करीब 70-80 हज़ार के करीब पोलिंग स्टेशनों को मैनेज कर पाएँ। हर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। जब नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो हमें मिसाल देते हैं कि जो भुट्टो के साथ हुआ, तो वो कोई मिसाल अच्छी नहीं है। भुट्टो के साथ जो हुआ पीएनए की तारीख में, उसके अंजाम में फ़ौज आई, तो क्या हम फिर इन इंतखाबात के बाद इस किस्म की सूरत हाल में फ़ौज को दावत दे रहे हैं कि वो आके अमूर ममलकत संभाल ले? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है ना, पीटीआई को कितना बड़ा धचका लगा है। दोस्तों के जाने से नुकसान होता है, एक ढांचा होता है ना, एक ईंट गिरी, दूसरी ईंट गिरी, तीसरी ईंट गिरी। लेकिन ये बात जो है ना, इमरान खान, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान विल नॉट बाइकआउट द इलेक्शन। ठीक है, ये सुन लीजिए आज मुझसे, इमरान खान इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। अब जब इमरान खान बाइकआउट नहीं करेंगे तो हसन निसार की बात वज़नी हो जाती है, जो हसन निसार हमें खौफजदा करता रहता है,
अपनी तेज़ और बुलंद उर्दू के साथ, ठीक है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो धचका जरूर होता है उस हद तक, उस तक तो आपका सवाल ये कि कंट्रोल कैसे नहीं, करते हैं उसका देखना, आपने मेरे कंट्रोल का सवाल ही नहीं किया। उस हद तक आपका सवाल बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड है। लेकिन ये कहना कि इसके बाद वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि गैर रवायती पार्टी थी 1985 के इलेक्शनों के बाद। ठीक है जी, गैर रवायती जमात तो थी, धगा है, और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन साइंस को और वोटर की नफ्सियात को कैसे समझ के हैंडल करेंगे ये देखना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही है, आखिर क्यों, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के अहम और सीनियर रहनुमाओं ने मुफाहमत के नाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दावे के मुताबिक बिला रुकावट वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए नवाज शरीफ और मुतल्लिका हलकों के दरमियान समझौता तय पा गया है। इन रहनुमाओं ने एक सजा याफ्ता मुजरिम को वतन आमद पर सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाने पर एतराज किया है और कहा है कि उन्हें वतन वापस आने के बाद इलेक्शन लड़ने का सोचने से पहले जेल में अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि बैकडोर की ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ। इस तरीके से हम कब तक बैकडोर से आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि यह एहसास नहीं होना चाहिए कि यह इलेक्शन प्री प्लान है और बैकडोर से कोई तयशुदा प्रोग्राम है। जिस तरीके से नून लीग का नारा और बयानिया है वो चैलेंज हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने काफी तकलीफें देखी, इनको एहसास होना चाहिए। इमरान खान को भी रेड कारपेट दिया गया, बड़ी इज्जत दी गई, लेकिन बाद में देखा क्या हुआ। कल को नून लीग को ये ना कहना पड़े कि हमारे साथ ये क्या हो गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो नवाज शरीफ से कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फिर गलती करना चाह रहे हैं। खुद को इतना नुमाया ना करें कि कल को लोग कहें कि किसके कंधे पर चढ़कर आए। जो किसी के कंधे पर चढ़ के आएंगे तो उनमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। पार्लियामेंट में बैठकर भी मजबूर होंगे। ये खतरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग फंस रही है। कितनी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी पर दाग लगवा रहे हैं। आपको कोई समझाने वाला नहीं है। आप में और इमरान खान में क्या फर्क हुआ? आप भी तो वैसे ही आ रहे हैं, फिर क्यों इमरान पर तनकीद करते हैं? इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ, जिनकी 16 माह स्पीकरशिप के दौरान नून लीग से मिसाली ताल्लुकात रहे, वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ समझौते के तहत वतन वापस आ रहे हैं। जाहिर है कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी तो आ रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को वैसे वापस आना होता तो पहले क्यों ना आते। ऐसे में दो बड़ी सियासी जमातों के मुस्लिम लीग नून पर किंग्स पार्टी के इल्जामात क्या निजाम की शफाफियत को मशकूक बना रहे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग का बयानिया चैलेंज हो जाएगा, नून लीग खतरनाक ट्रैप में फंस रही है, खुर्शीद शाह के खदशात कितने जायज? इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बार बार बात कर रहे हैं, उनको तासुर मिल रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर पता है कि बैकडोर कुछ हो रहा है। वो मुहतात रहने को कह रहे हैं नून लीग के साथ कि जो पहले हुआ कहीं आपके साथ वो ना हो जाए, जो दूसरे लीडर के साथ हुआ वो ना हो जाए। दुरुस्त है उनके खदशात? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुर्शीद शाह साहब का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ जब वो आमों की पेटी और खजूरें भेजते हैं मुझे, तो उनके बयान पे तनकीद करते हुए मुझे सोच के लफ्ज़ों को चुनाव करना पड़ रहा है। फिर आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं तनकीद करूँगा, बाज नहीं आऊँगा, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा बतौर जर्नलिस्ट। लेकिन अगर किसी की तरफ से कोई आपको तोहफ़ा आता है तो उसको रियलाइज़ करना भी तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। खुर्शीद शाह ने जिस पार्टी लीडर को खुश करने के लिए बयान दिया है, उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात आजकल नहीं है। खुर्शीद शाह को ख़ुद पार्टी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे अपनी ख़ुद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और ये बयान जो उन्होंने दिया है वो अपनी पार्टी क़यादत को की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए किया है। अब इसमें एक बात है कि जेल में अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने भी आपके प्रोग्राम में कहा मियाँ नवाज शरीफ जब आते हैं और अगर वो वांटेड हैं बाय द लॉ तो उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा और जो सज़ा भी है उनको पूरी करनी। अब सारी उम्र की सज़ा तो उनको नहीं हो सकती ना, किसी न किसी रोज़ तो उनकी ज़मानत हो जाएगी। उनका जुर्म ऐसा तो नहीं है कि जिसकी ज़मानत ही नहीं होगी, और इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं है कि ज़मानत में इलेक्शन ही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और जेल में भी रहते हैं और इलेक्शन होते हैं तो पार्टी लीडर का मुल्क में होना बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर एक ऐसे शख्स को
जो बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस है, इस बात की इजाज़त है कि वो अपने वकला के ज़रिए जो चाहे पैगाम बार भेजे, तो उनके ख़िलाफ़ तो ऐसे बड़े और संगीन ना तो मुकदमात हैं और ना ही इल्ज़ामात होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने जो जिन खदशात का इज़हार किया, उनमें मोहब्बत भी झलकती है, उनका प्यार भी झलकता है, और उनकी जो मुखासमत है वो भी साफ नज़र आती है। अब बात है कि पाकिस्तान को अगर मुफाहमत की सियासत में नहीं चलना तो मुखासमत की सियासत में कब तक चलेंगे। मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक बात याद आती है। हम जो चंद लोग थे उनके साथ शुरू में, हम बहुत अपने आप को इनकलाबी समझते थे। ठीक। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमें बुला के एक दो मरतबा समझाया कि देखो, तुम्हारा इनकलाब तुम्हारी जगह बड़ा अच्छा है, क्या तुम मुझे अलंदे बनवाना चाहते हो? अलंदे चिली के इलेक्टेड इनकलाबी थे, एंड ही वॉज लेटर ऑन पनिश बाय द आर्मी। तो बात यह कि ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत और मुखासमत की सियासत में से दरमियानी रास्ता कौन सा है जो पाकिस्तान के अंदर 5-6 इलेक्शन करवाने की सलाहियत रखता हो। ये इम्पोर्टेंट है। और खुर्शीद शाह साहब ने जो कुछ किया, उन्होंने अपने नहीं, अब जायज़ खदशा मैंने नहीं कहा जायज़ है, मैंने कहा उन्होंने वही किया जो उनको अपने लीडर की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के बयान दिया। बयान ऐसे तो नहीं आ गया, और राजा अशरफ साहब का बयान भी तो ऐसे नहीं आ गया ना, कहाँ राजा अशरफ। और फिर दूसरी बात है, उनको पता है पंजाब में उनकी पोजीशन कोई नहीं है ना। असल मसला है पंजाब की कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उस पर बहस है ना। सीटों पे भी बात करते हैं किसी। हसन साहब वो कह रहे हैं अगर किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो फिर मजबूर ही होंगे, फैसला नहीं कर सकेंगे। तो वो जो समझा रहे हैं बात, नवाज शरीफ तजर्बाकार, बल्कि तजर्बाकार तरीन सियासी रहनुमा है, क्या उनको समझ में नहीं होगी ये बात? देखें, बात सुने, ये हम लोग ना लफ्ज़ों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती करते हैं। बहुत समझदार हो, समझदार क्या है भाई? सीनियर क्या होता है? वो एक एवरेज सा आदमी है, वो 1 साल का तजर्बा अगर उसने 40 बार दोहराया है तो किधर वो तजर्बाकार थे? एवं दूसरी बात, मुफाहमत जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत और खूबसूरती है, और उतनी ही बड़ी बदसूरती है। इमाम आली मकाम ने क्या कीमत अदा की? एक होती है मुफाहमत जबरे नारवा से, एक होती है मुफाहमत जिस तरह मैं समझता हूं कि इस मुल्क को उसकी ज़रूरत है। सो मुफाहमत के भी 2 मुतजाद मतलब होते हैं। बहरहाल आप छोड़ें। अब जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है, मुझे तो उन्हें ही खजूरें वगैरह भिजवाते हैं, लेकिन भिजवाया करें, बात उनकी बिल्कुल ही फजूल है। अच्छा, आप सिफारिश कर दें। अच्छा, बिल्कुल। वो ये इंतहाई फजूल बात है एकेडमिकली जो खुर्शीद शाह साहब ने की, इंतहाई बच्चगाना, गैर सियासी। बच्चगाना से आगे मैं नहीं जाता, हालांकि मुझे जाना चाहिए। देखो, एक आदमी जो पैदावार ही 3 फौजियों की है, ब्रिगेडियर कयूम, जनरल जिलानी, जनरल जिया, जिसने कहा था मेरी भी उम्र इसको लग जाए, और जवाबन इसने क्या कहा था, मैं इसका अधूरा मिशन उसकी मौत के बाद उसने कहा पूरा करूंगा। तो भाई एक आवारा बच्चा घर से भागने के बाद वापस घर आ रहा है, तो व्हाट इज द न्यूज? दूसरी बात, अगर इसको सीरियसली भी ले लें, खुर्शीद शाह साहब की बात को जो बिल्कुल फजूल है, तो भाई मुझे तो 2 साल से जायद है, मैंने कॉलम्स भी लिखे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी ये कहा है कि नून लीग बर्फ के उस ब्लॉक की मानिंद है। मैं ये मिसाल कई बार दे चुका हूं, जो जून जुलाई की शदीद गर्मी में जैकबाबाद जैसे शहर की जलती रेत पे पड़ा पिघल रहा है। ठीक है, 2 years प्लस यही मिसाल नहीं। सुन लें, आखिरी बात, रही सही कसर इन्होंने खुद पूरी कर दी। पीडीएम में वजारत उज़्मा लेके, जिसके बारे में कहते हैं रियासत के लिए सियासत, अव्वल तो ये इतराफ है कि बर्बाद हो गई है इनकी, बिल्कुल, लेकिन ये रियासत के लिए नहीं, दौलत बचाने के लिए आए थे, मुकदमों से जान छुड़ाने के लिए आए थे, डीप फ्रीज कराने के लिए आए थे, असासे अपने रियासत बचाने के लिए। रियासत तो खा गए तुम लोग, कुछ तो बचा गए। फिर एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अब्सार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसी नुक्ते पे आपके सामने रखें।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। शहजाद साहब, इमरान खान को रेड कारपेट और बड़ी इज्जत दी गई, लेकिन बाद में देखा क्या हुआ। कल को नून लीग को ये ना कहना पड़े कि हमारे साथ क्या हो गया। ये खुर्शीद शाह साहब मशवरा दे रहे हैं कि नून लीग को खुद 93, 98 और 2017 को देखते हुए ये बात समझ में नहीं आ जानी चाहिए। हाँ, इतना तजर्बाकार सियासतदान खुर्शीद शाह जैसा साहब जैसा वो इस तरह की बात करे तो अफसोस का इजहार किया जा सकता है। एक और चीज़ से पहले कि मैं आपके बाकी सवाल का जवाब दूँ, ये मुफाहमत का जो लफ्ज़ है, मुझे नहीं पता आप सवाल में किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखती हैं। और जब ये आपका ज़िमनी सवाल था, ये भी इसी को इंडिकेट करता है कि शायद जो सियासतदान है उसने फ़ौज के साथ मुफाहमत करनी है। ये मुफाहमत अवाम के साथ क्यों नहीं करते? ये मुफाहमत आपस में एक सियासी कल्चर डेवलप करने में क्यों नहीं करते? ये एक मुआशी रास्ता बनाने में आपस में मुफाहमत क्यों नहीं करते? ये सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ मुफाहमत की बात क्यों करते हैं? इनकी सियासत सिर्फ फौज के साथ रिलेशनशिप में रह गई है। देखिए, हम सबका कसूर, और हम सब मीडिया का भी, और हम सबका कसूर है कि जब हम मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत का मतलब है फौज और सियासतदानों के बीच में कोई मुखमका। भाई, आपके पाकिस्तान की फौज है, इंडिया वाला ले आओ यार अगर पसंद नहीं है तो। और सिमिलरली इनको पसंद नहीं है सियासतदान, तो इंडिया से मंगवा लो सियासतदान अगर वो ज्यादा पसंद है तो। पाकिस्तानी ही आर्मी चीफ बनेंगे, पाकिस्तानी ही सियासतदान बनेंगे, और अपने अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम करने का सोचो। ये मुफाहमत के जो रास्ते आपने जुबानें शुरू कर दी हैं, इसको खुदारा आयशा, कम से कम मैं आपसे तो इज्जत रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कम से कम आइंदा हम जब बात करें मुफाहमत की, हम उस मुफाहमत की बात करें जो अवाम और सियासतदानों के बीच में होनी चाहिए। शहजाद साहब, आइडियली तो यही होना चाहिए, मकसद तो यही है गुफ्तगू करने का, कि जिस बात को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है वो नॉर्मल नहीं है एक्चुअली। वो गलत इंडिकेशन है कि जैसे अभी हसन साहब ने कहा कि वो जो कह रहे हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत, उन्होंने तो जाती मफाद देखा वहां पर। मैं पिछले 16 साल से ये जंग लेके इसलिए चला हुआ हूं, वरना मुझे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया के लोग, आप बहुत महारत रखते हैं सब लोग। खुदारा हर एक को अपने दायरे में रहने दीजिए, खींच के मत सामने लाएं और इतने इस तरह का बना दें कि शायद इसके बगैर गुजारा नहीं है। एक और बात, फाइनल दूसरी बात कहता हूं, आप सवाल यह कि बयानिया पिट जाएगा, ये जो आने वाले दिन है उनके अंदर उनका बयानिया नहीं पिटेगा। परफॉर्मेंस अगर पिटेगी तो परफॉर्मेंस पिटेगी। ये कब समझ आएगा कि बयानियों से अब बहलाना पॉसिबल नहीं रहा, मुमकिन नहीं रहा लोगों को। अब बयानिए नहीं बहला सकते इस तकरीबन खत्म हुई हुई कौम को। इसको अगर कुछ काम इसके लिए चाहिए तो परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस ही डिटरमिन करेगी पीएमएलएन के अंदर से जो भी आते हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, जो भी आते हैं, उनकी लेगेसी क्या होगी। या ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर पीएमएलएन को अपनी हैयत और अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स अब आर्ट नहीं रह गई। इकोनॉमिक्स साइंस है, जिसको साइंसी असूलों के तहत रिकवर करना है। आज हमने जितनी देर तक आर्ट के तौर पे चला सकते थे, हमने उसको फन और आर्ट के तौर पे चला लिया। अब साइंस के तौर पे करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के इस मामले में कदम रखने पड़ेंगे। ठीक है, अफसार साहब उनको मशवरा दे रहे हैं कि बैकडोर की ताकत से मत आओ, सीधे अवामी रास्ते से आओ। शहजाद साहब भी जो बात कर रहे हैं, तो क्या खुर्शीद शाह ने अपनी क़यादत को अप्रैल 2022 में ये मशवरा दिया, या फिर हम उससे थोड़ा पीछे भी चले जाएं जब 2017 में बलोचिस्तान में मामला हुआ? ये मशवरा और उनका खदशा कितना दुरुस्त है? माजी के ताने देने से पहले मैं सईद गनी साहब का एक मैसेज आया, पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं, उन्होंने नाम बताया काजी सुल्तान महमूद उनका नाम था, जिनका मैं पिंडी के जो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और जिनको वो तशद्दुद हुआ था। तो एक बात तो ये, दूसरी बात एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ अपने आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि खुर्शीद शाह साहब से मेरी दोस्ती कोई दोस्ती नहीं, मतलब एक रिपोर्टर के तौर पर उनसे जो ताल्लुक था कोई 25 साल पुराना है। लेकिन जो बात मैं करने लगा हूँ अभी आपके सवाल के जवाब में, और इस पे हराम है इस बात का कोई असर हो कि उन्होंने आज तक कभी एक गुठली खजूर की या आम की भी यहाँ भेजी हो। सारे इफ्तिखार साहब को गए हैं, मतलब सब ये कह रहे हैं सब इफ्तिखार साहब के पास आम के डब्बे। और इफ्तिखार साहब ने लाहौरी लीड होने का, नुमाइंदा होने का पक्का सबूत दिया है। उन्होंने लाहौरी लीड के दूसरे नुमाइंदे हसन निसार साहब के लिए सिफारिश का कह दिया। मजाल है उनकी नज़र फेडरेशन की तरफ कभी पड़ी हो, ठीक है, कुछ नहीं, इस पर मैं बात ही नहीं करता ज़्यादा। तो फेडरेशन एक मिनट फेडरेशन के नुमाइंदे ने मुझे अपनी महरूमी का अब एहसास दिलवाया, तो मैं फेडरेशन के नुमाइंदे की भी सिफारिश वैसे ही करूँगा जैसे मैंने फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले पंजाबी एलीट की है। ठीक है जी अफसार साहब प्लीज चलें। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद के इलाके में तो दरख्त फलदार नहीं, आपको तो पता है ये बाबर का मुहावरा था, तो यहाँ ख्याल रखें, फल वल यहाँ भिजवाया करें।
अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सवाल है ना आपका, सीरियस जवाब मैं उसका देना चाह रहा हूँ। 1 मिनट लूंगा सिर्फ। अगर PMLN अगर ये बात करें ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे केस जो था वो ठीक था, और तो ये मुनासिब बात नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी ये मुनासिब नहीं लगता कि नवाज शरीफ को जिस केस में सज़ा हुई है और उस सज़ा का ताना बनाए, क्योंकि सबको पता है कि नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया वो एक पूरी साजिश थी और उसके पीछे जो कुछ हुआ वो अब राज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ शहजाद चौधरी साहब ने भी बात बिल्कुल ठीक की है। अगर, और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर जजेस और जर्नैल अपने माजी के किए हुए कामों पे, गैर आईनी कामों पे, गैर कानूनी कामों पे माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, तौबा करते हैं मुस्तकबिल में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और वादा करते हैं कि वो हर इलेक्टेड हुकूमत को आइन और कानून के दायरे में सपोर्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इतनी बुरे हालात में है कि यहाँ ये मुफाहमत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस इस पे इतनी बात ही है मेरी। ठीक है जी, पैनल की राय आपके सामने। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।